नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है। तो हम नीट वालों के लिए भी पढ़ेंगे दोस्तों, और हम जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मज़ेदार टॉपिक। दोस्तों, ये एक चैप्टर है, ठीक है, 13वें नंबर का चैप्टर है ये, 13 नंबर का बायोलॉजी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या नाम है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को बताने से पहले सबसे पहले हमें कुछ डेटा है जो आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट, मतलब इस दुनिया में लगभग 20,000 चींटियों की जातियां हैं, ठीक है बेटा। और आप देख सकते हैं 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, और बीटल्स की कितनी स्पीसीज है? लगभग 3 लाख स्पीसीज है बेटा, ठीक है। तो ये बीटल्स क्या होते हैं? आप इस तरह से आपने देखे होंगे ना, इस तरह से गोल से होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं ना बेटा, इनको बीटल्स कहते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें कि भैया दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर या नॉन कॉर्डेट्स के अंदर तो कौन है? इंसेक्ट है। कौन है दोस्तों? इंसेक्ट है। लेकिन अगर अपन बात कहें कि भैया वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से हैं, तो लगभग 28,000 स्पीसीज आपको फिश की देखने को मिलती है, मछलियों की देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप देख सकते हैं कि 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स, ये 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड का मतलब है, ऑर्चिड क्या है? ये एक तरह का प्लांट है जिसपे बहुत अच्छे से फ्लावर लगते हैं। तो इस प्लांट की लगभग आप देख सकते हैं, मतलब एक प्लांट है, इसकी लगभग 20,000 तरह की आपको स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो पहले ये तो समझे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया लग ही गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि मैंने बोला 20,000 स्पीसीज आंट्स की है, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की है, 28,000 स्पीसीज मछलियों की है, 20,000 स्पीसीज ऑर्चिड्स की है। तो बायोडाइवर्सिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है कि हमारे अराउंड अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और अगर आपको जैसे एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन याद करनी है बिल्कुल छोटी सी, तो दोस्तों आप याद कर लेना कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। मतलब कि अर्थ के ऊपर जितनी भी जो लिविंग थिंग्स पाई जा रही है वो वैरायटी में पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? वैरायटी में पाई जा रही है। जैसे अंगूर को आप देख लो, काले अंगूर, हरे अंगूर, मोटे अंगूर, बीज वाले अंगूर, ठीक है। नारंगी भी आप देखेंगे, छोटी नारंगी, मोटी नारंगी, पीली नारंगी, हरी नारंगी, ठीक है। आप आम के बारे में देखो भैया, लंगड़ा आम, टेढ़ा आम, बादामी आम, खजूरी आम, टकुरी आम, जाने कौन कौन सी चीजें हैं। तो वैरायटी है। क्या है? वैरायटी है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। क्या डेफिनेशन है? देखो कई बार है ना, मैं भी बच्चों का टेस्ट लेता हूँ ना, तो मैंने बोला व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चे मन से बना बना के आधा आधा पेज, एक एक पेज, अरे भाई एक लाइन में लिखना है ना कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। कि इस अर्थ के ऊपर जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जा रही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, वो वैरायटी में पाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जा रहे हैं। इसे ही हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब अगर अपन ये देखें कि दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड था ये दिया किसने था, तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना दोस्तों, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट हुए हैं एडवर्ड विल्सन, इनके द्वारा दिया गया था। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने दिया था दोस्तों, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं भैया लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? अपन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखो इसको सिंपल सा अपन बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बोल सकते हैं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि भैया कितने कितने टाइप की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सी है बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी 3 टाइप की है।
ठीक है, मैंने क्या बताया सबसे पहले तो आपको कि अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स की जो वैरायटी पाई जा रही है उसी को बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें पहला टाइप कौन सा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा कौन सा है दोस्तों, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा कौन सा है दोस्तों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो तीन तरह की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं दोस्तों। तो डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, बिल्कुल सिंपल सा लिखना आपको, ठीक है, कि भैया जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कि जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल। बेटा एक प्लांट है जिसको बोलते हैं रावोल्फिया वोमिटोरिया, या इसको रावोल्फिया सर्पेंटाइना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बेटा इस रावोल्फिया सर्पेंटाइना या रावोल्फिया वोमिटेरिया से केमिकल निकलता है रेसरपीन। क्या निकलता है दोस्तों, रेसरपीन केमिकल निकलता है, जो बहुत जो बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर, डिजीज के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा काम में आता है। आपको पता है दोस्तों कि इस रोवेल्फिया वोमिटेरिया की हिमालय के ऊपर तरह तरह की वैरायटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तरह तरह की वैरायटी पाई जा रही है। मतलब ये स्पीसीज तो कितनी है भैया, ये स्पीसीज तो है एक, स्पीसीज तो कितनी है, वन है, लेकिन इसकी वैरायटी कितनी है दोस्तों, वैरायटी है इसकी हजारों तरह की। इसकी वैरायटी कितनी है दोस्तों, इसकी वैरायटी आप देखेंगे हजारों टाइप की वैरायटी है। ठीक है, किसी रोवल्फिया वोमिटोरिया के अंदर ज्यादा रेसरपीन बनता है, किसी में कम रेसरपीन बनता है, किसी में गाढ़ा रेसरपीन बनता है, किसी में हल्का रेसरपीन बनता है। तो रोवल्फिया वोमिटोरिया की हिमालय के ऊपर स्पीसीज तो एक है, लेकिन वैरायटी कितनी है, अलग अलग टाइप की है। अब ये वैरायटी अलग अलग क्यों हो गई, क्योंकि सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है बेटा, तो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल, तो क्या बोला अपन ने, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है दोस्तों, जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी को ही अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया रावोल्फिया सर्पेंटाइना और रावोल्फिया वोमिटोरिया, जो हिमालय पर पाए जा रहे हैं, एक ही स्पीसीज है लेकिन वैरायटी अलग अलग है। किसी से रेसरपीन अच्छी क्वालिटी का मिलता है, किसी से लो क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, ये वाली बात तो आ गई अपन को समझ में, क्यों अलग अलग क्वालिटी का रेसरपीन क्यों मिल रहा है, क्योंकि डीएनए अलग अलग है। तो इस टाइप की डाइवर्सिटी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं बेटा। इसी तरह से बेटा आप देख सकते हैं राइस है, चावल एक ही तो स्पीसीज है दोस्तों, लेकिन इस राइस की तरह तरह की स्ट्रेन, प्रभेद या वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तरह तरह की क्या देखने को मिलती है, लगभग 50,000 से भी ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स या वैरायटी हमें चावल की देखने को मिलती है। जैसे बासमती राइस, सोना मसूरी राइस, अरे भैया हमने तो इतने खाए ही नहीं, ठीक है, तो वही वाले राइस। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो, अरे भाई आम, ठीक है, तो आम की लगभग 1000 आम। अब मैंगो मेजीफेरा इंडिका है, स्पीसीज एक है, लेकिन वैरायटी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 1000 है। कितनी है, 1000 है। अब आप देखेंगे 1000 तरह की वैरायटी मैंगो की मिल रही है भाई, 50,000 तरह की वैरायटी चावल की मिल रही है भाई, इसी तरह से हजारों तरह की रावोल्फिया वोमिटोरिया की मिल रही है। स्पीसीज एक ही है लेकिन वैरायटी अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, क्योंकि सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा अलग है। तो डीएनए लेवल की जो डाइवर्सिटी है उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कह रहे हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, तो बेटा जो स्पीसीज लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जाति के स्तर की जो विविधता पाई जा रही है उसको ही जाति विविधता बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के अंदर आप देख सकते हैं दो, हमारा जो पश्चिमी जो घाट है, जैसे ये जो हमारी इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, तो बेटा इसके ईस्ट के अंदर तो हिमालय है, इधर तो क्या है इसके हिमालय है, और बेटा इसके वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर तो हिमालय है, ठीक है, और वेस्ट के अंदर ना समुद्र है, घाट है, क्या है, घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न जो घाट है ना दोस्तों, यहाँ पर एम्फीबिया की स्पीसीज वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है,
और जो ईस्ट के अंदर पाया जाने वाला जो इलाका है हमारी इंडिया का, जो ईस्टर्न जो घाट है, यहां पर आप देख सकते हैं एम्फीबियन की स्पीसीज बहुत कम देखने को मिलती है। तो भैया स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल इज नोन बाय स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जांपल, वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर की बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एट द इकोसिस्टम लेवल, ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है ना, ठीक है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह रहे हैं। वैसे इंडिया की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, ये गलती से आ गया। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम लेवल की डाइवर्सिटी को ही हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये इकोसिस्टम क्या होता है भाई? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो जीव है, ठीक है दोस्तों, कोई भी जो क्या है, जीव है, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसका हैबिटेट है, क्या है उसका हैबिटेट, मतलब उसका घर है। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनिज्म और उसके हैबिटेट के बीच में इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब एक मछली है जो पॉन्ड में रहती है, तो मछली तो क्या हो गई, ऑर्गेनिज्म, और जो पॉन्ड है या जो उसका जो वाटर है, जो लेक का जो वाटर है, तालाब या झील का, वो हैबिटेट हो गया। तो मछली और उसका हैबिटेट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो इकोसिस्टम लेवल की डाइवर्सिटी को ही हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपकी एनसीईआरटी में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इंडिया में या वर्ल्ड में आपको कहीं पर डेजर्ट देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में आपको ऊंट देखने को मिलेगा, कटीले झाड़ियां देखने को मिलेगी, स्पाइनी जो श्रब्स और जो हर्ब्स है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, भैया रेन फॉरेस्ट में अगर आप जाएं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो ये हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ में बीच में से एक लाइन गुजरती है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो पता है इस इक्वेटर लाइन के पास में है ना, सनलाइट बिल्कुल सीधी आने के कारण यहाँ पर पूरे साल भर गर्मी बनी रहती है, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है इक्वेटर लाइन पर। तो इक्वेटर लाइन पर तरह तरह की स्पीसीज और बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रेन फॉरेस्ट भी यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब डेजर्ट में तो है ही नहीं, बिल्कुल ही गिने चुने थोड़े से जानवर पाए जा रहे हैं, जबकि रेन फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मैग्रोव। मैग्रोव क्या होता है दोस्तों, जो समुद्र होता है, जो ओशन होता है, ओशन के आसपास जो जंगल पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहां पर है ना मार्सी एरिया पाया जाता है, दलदली जो इलाका पाया जाता है, और उस दलदल के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि समुद्र का पानी मिल जाता है वहां पर। और उस सॉल्ट वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, जहां पर दलदली जो सॉल्टी, जहां पर मार्सी एरिया पाया जा रहा है, दलदली लवणीय इलाके जहां पर पाया जा रहा है, उसको मैग्रोव कह रहे हैं। और मैग्रोव में आपको अलग ही टाइप के एनिमल्स और प्लांट देखने को मिलते हैं। कोरल रीफ क्या होती है दोस्तों, कोरल रीफ के बारे में आप देख सकते हैं कि जो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो सिलिका और कैल्शियम का बना हुआ जो स्केलेटन है, वो धीरे धीरे जब समुद्र के बॉटम के अंदर, ओशन की बॉटम में जब सेटल हो जाता है, तो उससे है ना चट्टानों जैसी संरचनाएं बन जाती है मिट्टी, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर। उन चट्टानों जैसी स्ट्रक्चर्स को कोरल रीफ कहते हैं या प्रवाल भित्तियां कहते हैं। इस कोरल रीफ में भाई तरह तरह की फिश, तरह तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है इन कोरल रीफ के अंदर। वेटलैंड मतलब क्या होते हैं, दलदली इलाके, गीले इलाके। जैसे आपने एक सुना होगा अपने राजस्थान के अंदर घना पक्षी विहार या केवला देव पक्षी विहार, तो वेटलैंड है, दलदली इलाकों में बहुत सारी बर्ड्स आती है बाहर से माइग्रेशन करके यहाँ पर खाने पीने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यूस्टरीज। ये यूस्टरीज क्या होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं जब नदियां, जब रिवर ओशन में गिरती है, तो वो छोटी छोटी केनाल बनाती हुई गिरती है ओशन के अंदर। नदी छोटी छोटी नालियां बनाती हुई गिरती है ओशन में। उन छोटी छोटी कैनाल्स को ही अपन एस्टुरीज कहते हैं। तो वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं एल्पाइन मेडोव्स। एल्पाइन मेडोव्स क्या है, पहाड़ी एरिया के अंदर या ठंडे इलाकों के अंदर, जैसे अमेरिका वगैरह के अंदर आप देखेंगे घास के मैदान पाए जाते हैं।
उन घास के मैदान को ही एल्पाइन मीडोज के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आप देख सकते हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, यूस्ट्रीज, एल्पाइन मेडोज, इन सभी जगह पर ग्रेटर इकोसिस्टम लेवल की बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इसके स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर चल जाए, नॉर्वे, एक नॉर्वे इलाका है दोस्तों। ये जो नॉर्वे जो इलाका है ना, ठीक है, इसको अपन देखो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, नॉर्वे एक इलाका है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है, बीच में से इक्वेटर लाइन जा रही है। क्या जा रही है? इक्वेटर लाइन जा रही है, ठीक है बेटा, इक्वेटर लाइन जा रही है। बेटा इक्वेटर लाइन के पास में टेम्पोरल रीजन पाया जाता है। कौन सा रीजन पाया जाता है? टेम्पोरल रीजन पाया जाता है, ठीक है। और जो पोलर जो इलाके हैं ना, वहां पर टेम्परेट रीजन पाया जाता है। कौन सा रीजन पाया जाता है? टेम्परेट रीजन पाया जाता है। आपको पता है कि जो टेम्पोरल जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर सनलाइट सीधी गिरने के कारण यहाँ पर साल भर टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है, बारिश होती रहती है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है टेम्पोरल रीजन के अंदर, ठीक है, या इक्वेटर लाइन के आसपास। जबकि जो पोलर रीजन है वहाँ पर सनलाइट तिरछी जाती है, कम पहुंच पाती है, तो वहां पर साल भर ठंडक बनी रहती है, बर्फ जमी रहती है, तो टेम्परेट रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी भी कम पाई जाती है दोस्तों। आपको पता है ये जो नॉर्वे या जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है, ये सब टेम्परेट रीजन में आती है, ठंडे इलाकों में आती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि टेम्पोरल रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आपसे कोई बोल दे कि भैया इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि नॉर्वे भैया टेम्परेट रीजन में है, ठंडे रीजन में है, जबकि इंडिया कौन से रीजन में? टेम्पोरल रीजन या गर्म इलाके के अंदर है, जहां पर साल भर बारिश होती है, खूब पेड़ मिलते हैं, खूब एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले अपन ने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखी दोस्तों, फिर अपन ने टाइप्स देखे। अब अगली क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे भैया? अपन पढ़ेंगे स्पीसीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, कि मतलब भैया इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कितनी कितनी स्पीसीज देखने को मिलती है। जैसे इंसेक्ट की कितनी देखने को मिलती है, प्लांट्स की कितनी देखने को मिलती है, एनिमल्स की कितनी देखने को मिलती है, इंडिया में कितनी देखने को मिलती है, वर्ल्ड में कितनी देखने को मिलती है। तो ये सब पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अच्छा, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।